नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा हुआ रेखाचित्र माटी की मूर्ति का एक रेखाचित्र भौजी। तो रेखाचित्र पर पहुंचने से पहले आइए जानते हैं संक्षिप्त सा परिचय बेनीपुरी जी का। कलम के जादूगर कहे जाने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। यह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कहानीकार, निबंधकार तथा उपन्यासकार थे। इनकी मृत्यु 9 सितंबर 1968 बिहार में हुई थी। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखी रेखाचित्र संग्रह है, जिसमें उन्होंने 12 रेखाचित्रों का संग्रह किया। उन्हीं में से एक है भौजी, जो कि आज हम लोग सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। मैं जिंदगी में पहल उस दिन पालकी पर बैठा। भैया की शादी होने जा रही थी। मैं सहबाला बना था। पालकी पर भैया थे और मैं था। 4 मुस्टंडे कहार हमें ढोए जा रहे थे। पालकी के भीतर चमकीले गुच्छे लटक रहे थे। ऊपर कारवोची का काम चमचम कर रहा था। पीछे पीछे बाजे बज रहे थे, ढोल, शहनाई, बांसुरी, ताशे और भी तरह तरह के वाद्य यंत्र। हमारे बोदल ठाकुर हजाम हम पर चोंवर ढुला रहे थे। घोड़े सवार को लेकर सर से आगे निकले जा रहे थे। हाथी के घंटे हम सुन रहे थे। भैया सजे सजाए थे, रंगीन चकमक कपड़े पहने, सर पर जरी की टोपी, उनके मस्तक पर चंदन का अजीब छाप था, आंखों में काजल था। एक रुमाल सेवा भीगी हुई खुशबूदार इत्र की खुशबू लिए अपने पास रखे हुए थे। ना जाने भैया के मन में क्या क्या भाव उठ रहे थे, किंतु मैं तो मस्त था अपनी इस बारात यात्रा पर। चारों ओर गाजे बाजे देख मैं फूला नहीं समा रहा था। शाम को बारात पहुंची। बारात अच्छी थी। अच्छा परिछावन हुआ। चूने से पुता हुआ भैया का ससुराल का वह खपरेल का मकान कोलाहल से फटा जा रहा था। दरवाजे के भीतरी हिस्से में स्त्रियों का अच्छा खासा झुंड भैया का चुमावन कर रहा था। भैया के हाथों में पान सुपारी रखे गए, रुपए रखे गए, दही की छोटी मटकी रखी गई। भैया का इस आवभगत को देख मेरे मन में कुछ ईर्ष्या हो रही थी। एक युवती मेरे गाल पर दही लगाकर ठठा पड़ी। हंसी की एक तरंग सी उठी और सभी स्त्रियां हंसने लगी। इस हंसी के साथ ही हमारे कानों में अट्टहासों का एक हुजूम आ टकराया। दरवाजे के बाहरी हिस्से में शरारतियों और बारातियों में दिल लगी चल रही थी। दोनों पक्ष जबान दराजी में नहीं, अट्टहासों के जोर से एक दूसरे को परासित करने में लगे हुए थे। बहुत देर तक हंसी ठिठोली होती रही। अंत में हंसी हंसी में ही तनातनी हो गई। मक्खन में मानो रेत मिल गई। बारात में मेरे फूफा जी आए हुए थे। मेरे फूफा जी गोरे खूबसूरत नौजवान थे। चंपारण में उनका घर था। उनके ज़माने में उनके यहाँ सिर पर जुल्फ रखने का रिवाज था। शौकीन नौजवान के सिर पर लंबे घुंघराले बाल रखते थे, जिन्हें कंघी से 2 हिस्सों में बड़ी सुगराई से बांटे रहते थे। भैया के ससुराल का गाँव संस्कृत के लिहाज से बहुत पिछड़ा था, इसमें तो शक नहीं। फूफा जी के इस बाल पर किसी ने भद्दा मजाक कर दिया। फूफा जी शरीफ थे, चुप रहे, किंतु हमारे पक्ष वालों ने इसे बुरा जान लिया। उन्होंने अपमान को अपने सर्वश्रेष्ठ आदरणीय अतिथि का अपमान समझा। बात में बात बढ़ गई। किसी ने गुस्से से कह दिया, बारात लौटा लो। फिर क्या था, एक अजीब हुड़दंग मच गया। चलो चलो, घेरो घेरो का दौर शुरू हुआ। घोड़े वाले तो घोड़े दौड़ा कर निकल गए। हाथी को कुछ लोगों ने लठ से घेर लिया। बाराती इस तरह से मिल गए और घराती मिल गए कि समझ में नहीं आ रहा था कौन बाराती है और कौन घराती है। हमारी पालकी एक अजीब ढंग से चक्कर काट रही थी। कभी एक पक्ष उसे 10 गज आगे घसीट ले जाता, कभी दूसरा पक्ष 10 गज पीछे। बेचारे कहार हक्के बक्के बने हुए थे। कभी कभी मैं पालकी से ही लाठियों की खटाखट सुनता। यह अजीब बारात है। पहली बार ही मैंने यह अजीब अनुभव किया। खैर, थोड़ी देर में शांति हुई। मेरे बाबा बड़े ही शांतचित्त व्यक्ति थे। उन्हीं के प्रयत्न से शांति हुई। बारात जनवासे में आई। जब सब लोग निश्चिंत हुए, बाबा को कहते सुना, बुरी जगह पोते की शादी की, भगवान इनकी छाप से इनके बाल बच्चों को बचाए। भारतीय जीवन में जो यह रूखा सूनापन सर्वत्र दिख रहा था, उसका कारण ढूंढने में मैं अपना वक्त नहीं बर्बाद करूंगा। लेकिन आप जिधर जाइए नज़र दौड़ाइए, उसका राज्य साम्राज्य पाएंगे। खिंचा खिंचा चेहरा, रसहीन नयन, दुबला पतला शरीर, मुर्दाया सा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा। कम बोलने वाले, कम हंसने वाले, मुश्किल से मुस्कुराए, हमेशा अपने इर्द गिर्द मुहर्रम का वातावरण बनाए रहने वाले, उसकी सज्जनता और शिष्टता की प्रसन्नता नहीं होती। अपने परिवार को ही ले लीजिए। अपने पति पत्नी के से बचे फिरने की कोशिश करता रहता है। पत्नी शर्म या संकोच को अपने गहने की तरह पहने रहती है।
बेटे अपने माता पिता के सामने हंसना और इठलाना नहीं इस अच्छा नहीं मानते थे, बुरा मानते थे। किसी के घर में अगर कोई वृद्ध पितामह बचे हैं तो मानो सबके मुंह पर ताला लग गया है। जवान बहनें भाई के सामने आने जाने में संकोच करती हैं तो छोटे भाई भी अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं। छोटे भाई की पत्नी की छाया भी बड़े भाई पर नहीं पड़नी चाहिए। सास बहू में सास को देखते ही सहम उठती हैं। जेठानी सास नंबर 2 का काम करती हैं। जो लड़की हंसती खेलती चुगल करती है, तेजी से चलती है, उसकी जिंदगी मुहाल, तिरिया, चंचल, अति बुरी। क्या कवि गिरधर नहीं कहे गए हैं? इस तरह की निरानंद और निष्पन्न जीवन में भौजी की स्थिति सचमुच ही आरव में हरा भरा नखलिस्तान। घर भर में और कहीं जो कुछ भी हो, जहाँ भौजी हो वहाँ विनोद और हास्य व्यंग मंडराया करता है। रंग जहाँ तरंग पैदा करता है। किशोर नंदे और नौजवान देवरों का जमघट हा 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 ही लपट झपट। भौजी आई, मेरा घर भी आनंद कुंज बन गया। भौजी अभी बिल्कुल किशोरी थी। उनकी अधरों पर पूरा रस नहीं आया था। उनके अग्र अभी पूरे नहीं हुए थे। लंबी पतली छड़ी सी, लेकिन सोने की छड़ी नहीं, इसे कहने में संकोच करूँगा। उनका वर्ण द्रविड़ आर्य रक्त के सुंदर सम्मिश्रण का नमूना था। वर्ण ही नहीं, गुठन भी। उन्नत ललाट, भवें उठी हुई पतली पतली, काले वाले बाल घुंघरालेपन को लिए हुए। जब वे उन्हें खोलती तो अजीब लहरदार मालूम होते। नाक ललाट के नज़दीक जाकर चिपकी हुई सी, किंतु उसका अग्रभाग काफ़ी मोहक। होंठ कुछ मोटे किंतु चिबुक का रसीलापन उसे किंचित ऐब को ढक लेता था। और उनके होंठों के भीतर जो पंक्तिबंध सुंदर चमकदार दांत थे, भौजी हंसती तो सचमुच मोती की तरह झड़ने लगते। थोड़े ही दिनों में भौजी ने सबको स्नेहपूर्ण बंधन में बांध लिया। घर की बड़ी बूढ़ियों को वह हमेशा ही आदर सम्मान से देखती थी। भौजी उनका सेवा सत्कार करती, उनके आदेशों को सिर आंखों पर लेती थी। भौजी में हुनर भी बहुत अच्छे थे। बढ़िया सिलाई, कसीदा, कढ़ाई सब जानती थी। ऐसी सुंदर सुघड़ पतोहू पाकर भला कौन सास अपने आप को कृतकृत्य नहीं समझेगी। भौजी का घर हम देवरों का केली भवन था। ज्यों ही गांव की पाठशाला से छुट्टी मिलती, हम दौड़े दौड़े भौजी के पास चले जाते। भौजी हंसकर हमारा स्वागत करती, जलपान कराती, सुपारी लौंग देती जिसमें मुनक्के भी मिले हुए थे। भौजी से गप्पे लड़ाती, खेल होते, दिल लगी होती, गालियाँ होती, हाथापाई और धमा चौकड़ी भी हो जाती। भौजी अभी किशोरी ही थी। हम कई देवर मिलकर उन्हें पराजित कर देते। कभी कभी हम मौज में आते तो उस छोटे से घर में ही आँख मिचौली भी खेल लेते। गृहस्थ का घर था, लंबा चौड़ा, अगल बगल जगह अन्न रखने की मिट्टी की कोठियाँ पड़ी थी। एक कोने में छोटा सा काठ का संदूक था, हम उसी की आड़ में छिपते। एक दिन मुझे नई बात सूझी। मैं एक कोठरी में चढ़कर घर में मोटी बरन में जा छिपा। भौजी घर के कोने कोने में खोज कर हाट गई। कोठियों की ओट में, संदूक के पीछे और नीचे। जब मैं नहीं मिला तो उन्होंने कोठियों के पेट में भी झांकना शुरू किया। इसी समय में घरन पर अट्टहास कर उठा। वह चौंक कर चकित उठी। तब तक मैं कोठी पर होते होते उनकी गर्दन पर पहुंचा। वह मुझे लिए खाट पर आ गिरी। हंसते हंसते हम दोनों के पेट में गुदगुदी होने लगी। उस साल जो पहली होली आई उसको तो मत पूछिए। बसंत पंचमी के होलिका दहन तक 1 महीना 10 दिनों तक हम रंग में ही सराबोर थे। कहीं खेल कूद आए या भौजी ने ही हमारे गालों में दुबक्का दे दिया, हमने भी उनके गालों पर अमीर मल दी। इसी तरह उस साल की होली बहुत आनंद में बीती। भौजी उस गांव से आई हैं जिसकी निंदा करते ही सभी बाराती लौट आए थे। इसके 10 बरस बाद की बात है। अब मैं शहर में पढ़ता हूँ। कभी कभी घर जाना होता है। घर पहुँचा तो पुराना घर भी नहीं रह गया। समूचा सी राजा बिखर चुका था। एक ही घर में कई चूल्हे जल रहे थे। आपस में बंटवारा हो चुका था। चाचा और भैया भी जुदा हो चुके थे। भौजी भी हमसे अलग हैं। उनकी सास, मेरी चाची, मर चुकी हैं। अब भौजी अपने घर की मालकिन है। उनके गोद में एक बच्चा है, मेरा प्यारा भतीजा। लोगों के चूल्हे ही नहीं अलग हुए, दिल भी जुदा हो गए। न प्रेम भाव है, न वह स्वभाव। सारा घर कलह में फंसा हुआ है। मर्द तो दिन भर काम धंधे में फंसे रहते हैं, अलग अलग खेत खलिहानों में काम करते हैं। औरतों को तो एक ही आंगन में रहना पड़ता है। सारा घर जैसे नरक बना हुआ। घर के कुछ बुजुर्ग जैसे बाबा या बड़े चाचा खाना खाने आते तो कुछ देर के लिए जैसे विराम संधि हो जाती, नहीं तो घर में कलह चर्चा दिन रात मचा रहता। इस कलह में भौजी का स्थान तो पूछिए ही मत। खानदान और प्रारंभिक वातावरण का क्या असर होता है स्पष्ट देखिए। 10 वर्षों तक जो बारूद के नीचे ढपी थी वह अचानक विस्फोट कर उठी। जिस मुंह से कभी फूल झड़ते थे अब उससे 20 बुझे तीर निकलते। भौजियों की गालियाँ
अरे कलेजे को भी छलनी कर डालती। स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, भाभी का दर्जा माता के समान है। नई रोशनी की पुस्तकों में मैंने पढ़ रखा था। एक दिन धीरज खो बैठा मैं भी। मैं इस घर के इस कलह से दूर रहने की कोशिश करता। फिर मैं भौजी के बच्चों को दिन भर कंधे पर लिए चलता। मैंने कल्पना नहीं की थी कि भौजी की वाणी का निशाना मुझ पर भी होगा। किंतु यह क्या, उस दिन मैं खाना खाने गया, देखा आंगन में कोहराम मचा है। मैंने धीमे से भौजी से कहा, थोड़ी देर मेहरबानी कीजिए, फिर इस घर को नरक तो रहना ही है। बस फिर क्या था, भौजी बरस पड़ी और एक एक ऐसे ऐसे तीर तान तान कर कलेजे में मारे कि मैं आपे में नहीं रहा। क्रोध में पागल हो बेहोशी में जाने क्या करने जा रहा था। तभी पता चला जब देखा भैया मुझे पकड़े हुए और भौजी घर में किवाड़ बंद कर चित्कार कर रही हैं। यह नहीं कि भैया मुझसे झगड़ रहे थे या भौजी पर मैंने हाथ छोड़ा। मुझे अपनी ओर बढ़ते देख पहले तो उन्होंने ताने दिए जैसे मैं उनसे रुक जाऊंगा, फिर भागकर घर में कैद हो गई और ज़ोर से चिल्लाने लगी जैसे मैंने उन्हें पीटा हो। हल्ला सुन भैया दौड़े आए और अब मुझे आंगन से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। निस्संदेह मैं अपने गुस्से पर शर्मिंदा था। यदि भौजी ने अपना बचाव नहीं किया होता तो वक्त पर भैया नहीं आ गए होते तो मुझसे कुछ अक्षम्य अपराध ही हो जाता। वह कलम टूट जाए जो निंदा के लिए लिखती हो। इस घटना से मैंने एक सबब लिया। ज्यों ही घर का सूत्र मेरे हाथों में आया, मैंने परिवार को उस घर से अलग करने का निश्चय किया। अलग मकान बनवाया और उसी घर में चला आया। लेकिन थोड़े ही दिनों में मैंने देखा भौजी साधारण स्त्री नहीं है। जब जब वहाँ आकर अपना दिल का बुखार उतार जाती हैं। गाँव ही छोड़ देने से क्या होगा, मैंने कभी कभी सोचा। खैर उसी बात के लिए आज ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। नहीं तो अपनी स्वर्गीय भौजी की जग हंसाई के लिए अपनी कलम उठाने से पहले उस कलम को तोड़ देना मैं ज़्यादा अच्छा समझता। वह हमें गालियाँ देती, हमसे झगड़ा करती, हमारी ज़िंदगी हराम किए थी। किंतु मान लीजिए वह बकझक कर रही हो और उसे खुश करने या उत्साहित करने के बीच कोई स्त्री टपक पड़े और हमें खरी खोटी सुनाने लगे, फिर क्या, भौजी झट उस पर उल्टी सवार हो जाती है। तुम्हें किसने कहा मेरे बीच में पड़ने के लिए? वे बुरे हैं और तुम हटो मेरे सामने से। सूप हंसे तो हंसे, चलनी क्या हंसे, किंतु मुझ पर तुम्हारा डायन पर नहीं चलेगा। मैं निकाल लूँगी, आंखें खींच लूँगी, जीभ नोच लूँगी, ओझा बुला के नंगी नचवा दूँगी। मैं नैहर में हूँ। एक ओझा को देखते ही डायने कपड़े खोल देती हैं। वे बुरे हैं तो तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वो मेरे बुरे हैं, मैं उनसे निपट लूँगी। यूँ ही क्या क्या ना जाने वो वक्ति। वे बेचारी भौचक चुपचाप रफू चक्कर हो जाती। हमसे झगड़ा छूटकर उससे पिंड में अपना जान बचाने से अच्छा वहाँ से चली जाए। फिर ज्यों ही व्रत त्यौहार आया कि पूरी विराम संधि हो गई। यूँ ही भौजी का बदन इस तरह कसा हुआ था कि हमेशा अपनी उम्र से छोटी दिखती। 40वें वर्ष में भी चेहरे, आँख, दांतों में चमक थी, छाती पर उभार, चाल में मस्तानापन, किंतु व्रत त्योहारों में अपने को सज धज रखने में कभी न चूकती थी। मालपुए बनाती, आँखों ऐसी भी होली मुझे याद नहीं जब भौजी ने हाथ से मिट्टी, पानी, अबीर, अरबन पान और मालपुए खाने का मौका मुझे न दिया हो। भौजी का बेटा सयाना हो चला था, लड़का काफ़ी बड़ा हो गया था। मैंने एक बार कहा, भौजी अब इन बच्चों को होली खेलने दीजिए, हम आप देखा करें। भौजी बोली, वाह बबुआ, जवानी ढल गई तो क्या मन भी ढल गया? बच्चे अपनी होली खेले, हम अपनी होली खेलेंगे। उन झगड़ों झमेलों के बीच मेरे घर आती और मेरे बच्चों को उपटन और तेल लगा जाती, काजल लगा जाती, उन्हें गोद में लेकर हंसती खिलाती। एक बार देखा मेरे बच्चे को गोद में लिए उसकी माँ से झगड़ रही थी। एक बार मैंने देखा मेरे बच्चे को गोद में लिए वह अपनी माँ से झगड़ रही थी और जो ही बच्चा रो उठा झट अपना स्तन उसके मुँह में रख देती। एक दिन इस तरह उनका कलह मेरी रानी से चल रहा था। मेरे बड़े बेटे के रोने की आवाज़ें, झगड़ा छोड़, यह कहती हुई दौड़ी, किसने मेरे बच्चे को मारा? बात ही झपटती हुई उस ओर गई और मैंने देखा बच्चे को लिए दौड़ी आ रही हैं। बच्चा जोर जोर से रो रहा है, उसे विढ़नी ने मारा, डंक मारा है। बच्चे को मेरी रानी की गोद में रख दौड़ी दौड़ी गई, किरसन का तेल ले आई, गेंदे की पत्तियां ले आई, जहाँ डंक मारा था वहाँ लगा दिया। यह देहाती दवा थी। बच्चा थर थर काँप रहा था, डंक ज़्यादा जहरीला था, उसे बुखार हो आया। जब तक बुखार रहा भौजी अपना और मेरा घर आंगन एक किए रहती थी। 1 जून को उनके घर में चूल्हा तक नहीं जला। भैया हंसते हुए और मेरी रानी को लक्ष्य करके कहा, झगड़ा हो तो ऐसा हो, मेरा खाना बंद हो गया, भैया का भोजन मेरे ही घर पर हुआ। तब तो आज जब वह भौजी नहीं है, मेरी रानी अपने को उनके दोनों बच्चों को धर्म माँ कहती हैं और
उन दोनों की शादियों में उसने क्या क्या ना किया। भौजी थी तो कलह था, उनकी स्मृति में उस कलह का स्थान नहीं है, स्नेह का स्थान है। तो इस तरह आपने सुना राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखा हुआ एक रेखा चित्र भौजी। आशा करती हूँ ये आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।